ये तो काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने आपको कवर करवा दिए थे एक-एक मिनट में। वीडियोज़ नहीं बनाई थी मैंने उसमें लंबी। एक-एक मिनट में एक-एक टॉपिक कवर करवा दिया था। बट मेडिवल के साथ ऐसा करना थोड़ा-सा मुश्किल होगा, तो इसकी मैं वीडियोज़ लेके आऊँगी 4 या 5। उस वीडियो में आपका जो है पूरा मेडिवल इंडियन हिस्ट्री जो है वो कवर हो जाएगी। ठीक है? एंशिएंट हिस्ट्री पहले देख लेना, क्योंकि मैंने वहाँ पे सबसे पहले आपको एडी, बीसी का कॉन्सेप्ट बता रखा है। प्रॉपर एंशिएंट हिस्ट्री टाइमलाइन के साथ सब कुछ डिटेल में करवा रखा है। एंशिएंट हिस्ट्री के बाद हम लोग मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो पहले एंशिएंट कवर करने के बाद ही मेडिवल को देखना। ठीक है? मेडिवल इंडिया जो है उसको बेसिकली हम पढ़ते हैं 8th सेंचुरी एडी से 18th सेंचुरी एडी के बीच में। ठीक है? तो थोड़ा-सा पहले मैं बता देती हूँ कि इसके अंदर हम पढ़ते क्या है। पहले तो हम देखते हैं बिगिनिंग में मेडिवल इंडिया के होता क्या है। फ्यूडलिज्म हमारा होता है। नॉर्थ इंडिया में कुछ डायनेस्टीज़ होती हैं, पालाज़, प्रतिहाराज़, राष्ट्रकूटाज़। फिर ट्रिपाइटाइट स्ट्रगल बेसिकली होता है, ट्रायंगल स्ट्रगल बेसिकली कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसका क्या कॉन्सिक्वेंस रहता है इंडिया पे, इंडिया की नॉर्दर्न डायनेस्टीज़ पे, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर साथ के साथ हम साउथ इंडिया को पढ़ते हैं कि साथ के साथ साउथ इंडिया में क्या डेवलपमेंट्स हो रही थी, चोलाज़, चेराज़ और पांड्याज़। और ये जो टॉपिक है आपका एंशिएंट में भी था, तो एंशिएंट का टॉपिक एक बार देख लेना, एंशिएंट वाली वीडियोस देख लेना, उसके बाद यहाँ पे आना। और जो ये बिगिनिंग मैंने आपको बताई है, नॉर्थ में क्या चल रहा था, साउथ में क्या चल रहा था, उसको हम साथ साथ देखेंगे, कुछ मिस नहीं होगा आपका। ठीक है? इवन हम राजपूत्स के बारे में भी पढ़ते हैं, एंड थोड़ा सा पार्ट एंशिएंट में कवर्ड है, थोड़ा सा आपका मैं कवर करवा दूंगी मेडिवल में, बीच बीच में जहाँ पे जहाँ आएगा वहाँ पे। ठीक है? उसके बाद तो ये तो बेसिकली बिगिनिंग थी कि अर्ली मेडिवल इंडिया में जो है वो क्या चल रहा था। ठीक है? उसके बाद हम मेन जो चीज़ आती है वो आती है सल्तनत का एरा, दिल्ली सल्तनत वगैरह के बारे में जब हम पढ़ते हैं। ठीक है? और उससे पहले हम देखते हैं कि जो टर्क्स हैं वो इंडिया में कैसे आए थे। इसमें 2 रूलर्स के बारे में देखते हैं, मोहम्मद ऑफ गज़नी, मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गज़नी के टाइम पे गज़नी की बैटल्स जो थी, सोमनाथ टेम्पल पे उसने जो अटैक किया था, वो अल बिरूनी के बारे में, फिरदौसी के बारे में। फिर 12th सेंचुरी में क्या चेंजेस इंडिया में हो रहे थे इसकी वजह से। मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ते हैं कि उनके पंजाब और सिंध कॉन्क्वेस्ट जब उसने करा। फर्स्ट बैटल ऑफ तराई, सेकेंड बैटल ऑफ तरेन, ये सब पढ़ते हैं इसके में। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 8th से लेके 15th सेंचुरी में क्या डेवलपमेंट्स हो रही थी रिलीजन से रिलेटेड, बुद्धिज़्म का डिक्लाइन, टेम्पल्स की इंपॉर्टेंस, रिलीजियस मूवमेंट्स, इकोनॉमी, सोसाइटी, कास्ट सिस्टम, क्या था एजुकेशन का स्टेट, भक्ति पोस्ट और 12th सेंचुरी के बाद जो भक्ति चीज़ें चल रही थी, गुरु नानक, वैष्णविज्म, महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट थी, ये सब पढ़ते हैं। फिर मेन जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत, जो इन्वेजन हो रही थी नॉर्थ वेस्ट, ये अरब इन्वेजन, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। इससे पहले का थोड़ा थोड़ा हम कवर करते चलेंगे बीच बीच में, जैसे जैसे उसका टॉपिक का जो काम आएगा तब। ठीक है? मेन यहीं से शुरू होती है आपकी वैसे मेडिवल। और हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखते हैं, आरम शाह के बारे में देखते हैं, रज़िया सुल्तान के बारे में देखते हैं, इल्तुमिश के बारे में देखेंगे। फिर दिल्ली सल्तनत के बाद खिलजी डायनेस्टी आती है, वो देखते हैं। फिर तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, ये सब आती है। फिर दिल्ली सल्तनत के क्या चैलेंजेस थे, मंगोल्स का अटैक। फिर रिलीजियस डायनेस्टीज़ बन गई थी कश्मीर में, जौनपुर में, बंगाल में, मालवा में, मेवाड़ में, गुजरात में। साउथ में विजयनगर एम्पायर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में देखते हैं। ब्राह्मणी किंगडम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट देखेंगे थोड़ा बहुत। पोर्चुगीज़ का एडवेंट, ये सब पढ़ते हैं किसमें, दिल्ली सल्तनत में, जब सल्तनत का एरा बेसिकली चल रहा था। ठीक है? उसके बाद मुग़ल जो आ जाते हैं वो हम इसमें देखते हैं, मुग़ल्स, बाबर के बारे में, सूर डायनेस्टी, उससे पहले हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है? फिर मुग़ल एम्पायर का कॉन्सोलिडेशन, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब, ये सब पढ़ते हैं। देन लेटर मुग़ल्स के बारे में, फिर उस पर एनालिसिस थोड़ा बहुत देखेंगे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे एंड व्हाट वाज द कॉज ऑफ डिक्लाइन उस सब केस में। ठीक है? फिर डेक्कन स्टेट्स के बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा, बेरार, खांडेश, अहमदनगर वाला रीजन, राइज ऑफ मलिक, राइट, ये सब कुछ देखते हैं। फिर मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। और ये साथ साथ ये बेसिकली सारा टॉपिक है जो कि आपका मेडिवल इंडिया में कवर होता है। मिस कुछ भी नहीं होएगा, सब कुछ कराऊंगी, तो जस्ट यू नीड टू फोकस ऑन द वीडियोस एंड लेट्स बिगिन। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। तो अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध की अगर सबसे पहले हम बात करते हैं, तो सिंध के रीजन में जो अरबों का कॉन्क्वेस्ट था, अरबों का अटैक था, उसके बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट मुस्लिम टू अटैक इंडिया वाज मोहम्मद बिन कासिम। 712 एडी में उसने अटैक किया था। एडी का कॉन्सेप्ट 1 मिनट में कवर है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, फटाफट से देख लेना वो कॉन्सेप्ट, तभी यहाँ पे आना। ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई फर्स्ट मुस्लिम जिसने इंडिया को अटैक किया था, इंडिया पे अटैक किया था, कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम।
उसने जो है सिंध पे अटैक किया था। सिंध की कैपिटल उस टाइम पे अरौर थी और सिंध के जो रूलर थे दाहिर थे, उसको मारा तो अटैक करा, राइट। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिंध को इसने फिर ऑर्गेनाइज करा मोहम्मद बिन कासिम ने। और जो सिंध के लोग हैं उसको इसने बोला जिम्मीज, यानी कि प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट्स, यानी कि सिंध के लोगों की जो प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब मोहम्मद बिन कासिम के पास है, ठीक है। इसके टाइम पे एक सही सा रूल था थोड़ा सा, कि इसने बोला था कि मैं कोई भी पब्लिक लाइफ में या प्रॉपर्टी ऑफ पीपल में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करूँगा, ठीक है। और मोहम्मद बिन कासिम जो है उसको वापस कलिफ ने बुला लिया था, तो इनको इंडिया छोड़ के जाना पड़ा, सिंध से वापस ये अरब चले गए, ठीक है। इस टाइम पे क्या हो रहा था, बेसिकली वेस्टर्न इंडिया में अगर हम बात करें तो प्रतिहारा किंगडम डेवलप हो रखा था। ये अपनी अथॉरिटी जो है इंडिया में एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे। तो जब ये मोहम्मद बिन कासिम आए, उससे क्या हुआ इंडिया में भाई, और भी अरब ट्रेवलर्स आने लगे धीरे धीरे सिंध वाले रीजन में, कल्चरल डिफ्यूजन होने लगा, इंडो और अरब कल्चर डेवलप होने लगा, ठीक है। बट कोई फर्दर कॉन्क्वेस्ट नहीं आ रहे थे, सिर्फ ट्रेवलर्स सिंध से आ रहे थे, ठीक है। और जैसे कि कल्चरल डिफ्यूजन की अगर बात करो तो इंडियन मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, इंडियन न्यूमरल्स अराबिक फॉर्म में, ये सब कुछ वो लोग लेके गए इंडिया से, कौन, अरब ट्रेवलर्स। उसके बाद होते हैं टर्किश इन्वेजन्स, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। इसमें हम दो लोगों के बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद ऑफ गजनी के बारे में देखते हैं। गजनी जो है एक स्टेट थी अफगानिस्तान में, ठीक है। महमूद जो है बेसिकली वो अपना डिसेंट बताते हैं ईरान से, कि इनके जो पेरेंट्स हैं कोई भी मदर या फादर वो ईरान से थे, ठीक है। और जो ये गजनी है इसके जो सरदार थे या जो फाउंडर थे वो थे अल्पतर्गिन, और फिर इनके सन इन लॉ और इनके स्लेव नेक्स्ट रूलर बने गजनी के, ठीक है, सबुक्तजिन। और फिर सबुक्तजिन का जो सन था मोहम्मद गजनी, ठीक है, ही वॉज द रूलर ऑफ खुरासन, हिज फादर वॉज रूलिंग गजनी, ठीक है। तो इसीलिए इनको मोहम्मद ऑफ गजनी बोलते हैं, ये गजनी के रूलर बेसिकली, मतलब गजनी पे पहले ये रूल कर रहे थे, फिर ये रूल कर रहे थे, और जब ये गजनी पे रूल कर रहे थे तो इनका बेटा मोहम्मद गजनी रूल कर रहा था खुरासन पे, ठीक है। और ये जो है एल्डेस्ट सन था इसका, ठीक है। और जो सुबुक्तजिन है ही वॉज द फर्स्ट तुर्किश टू अटैक इंडिया। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, आपको रटने हैं, ये याद होने चाहिए, ठीक है। फिर 1971 एडी में एक्चुअली मोहम्मद गजनी जो है ही वॉज बॉर्न, और गजनी का रूलर ये बन गया था 997 एडी में, ठीक है। और जो सुबुक्तजिन है उसने पंजाब को अटैक किया था, जहाँ पे पंजाब के रूलर उस टाइम पे जयपाल थे। मोहम्मद गजनी ने हेल्प करी थी उनको इस टाइम पे। और फिर उसके बाद जब मोहम्मद गजनी का रूलर बन गया था, उसके बाद इसने जो है इंडिया को अटैक करना स्टार्ट किया। 17 बार इसने इंडिया को अटैक किया था। जो इसका फर्स्ट अटैक था वो था 1000 एडी में, और सेकेंड अटैक जो था वो था 1001 एडी में। और इस टाइम पे जो है जयपाल रूल कर रहे थे इंडिया को, बेसिकली पंजाब वाली साइड पे। तो यहाँ पे होती है फर्स्ट बैटल ऑफ वाई हिंद, या फर्स्ट बैटल ऑफ पेशावर भी उसको बोलते हैं। कब होती है, 1001 एडी में, ठीक है। सेकेंड अटैक जो था, ये फर्स्ट बैटल तो ये होती है आपकी, सेकेंड अटैक में होती है बेसिकली। तो जयपाल को है डिफीट कर देते हैं। तो जयपाल जो है वो सोचते हैं कि भाई मैं तो वॉर हार गया, तो शर्म के मारे जो है ही जो है वो अपना कुछ जला लेते हैं बेसिकली। ही बर्न्ड हिमसेल्फ टू डेथ आफ्टर योर डिफीट इन दिस वॉर, ठीक है। तो फिर जो जयपाल का सन है आनंदपाल, वो रूलर बन जाते हैं। फिर जब आपके मोहम्मद गजनी 6 अटैक करते हैं, ये आनंदपाल को भी हरा देते हैं। और आनंदपाल ने अकेले नहीं, आनंदपाल जो है वो अकेला नहीं लड़ा था मोहम्मद गजनी से, उसने अलायंस बनाया था उज्जैन, ग्वालियर, दिल्ली और अजमेर के राजाओं के साथ, ठीक है। फिर सेकेंड बैटल ऑफ वाईचंद जो है, छाछ, बैटल ऑफ छाछ भी बोलते हैं इसको, 100 एडी में बेसिकली ये आपकी होती है। 6 अटैक की बात है ये, ठीक है। मेन एम क्या था इसका, मोहम्मद गजनी का, वो प्लंडरिंग था। देखो ये चीज़ ध्यान रखना, इसका कोई एम ये नहीं था कि मैं यहाँ पे आके यहाँ का राजा बनूंगा या रूलर बनूंगा। इसका था लूटपाट का एम, कि मेरे को यहाँ पे इंडिया को लूटना है, ठीक है। 7th अटैक फिर इसने किया कांगड़ा पे, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। 1009 एडी में इसने अटैक किया, यहाँ पे जगदीश चंद रूलर थे। फिर 16th अटैक सोमनाथ टेम्पल पे इसने किया था 1025 एडी में। सोमनाथ टेम्पल जो है गुजरात में है, काठियावाड़ रीजन में। सोमनाथ टेम्पल क्या है पहले वो देख लेते हैं थोड़ा सा। बेसिकली सोमनाथ टेम्पल इज डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा, ठीक है। सोमनाथ का मतलब होता है द प्रोटेक्टर ऑफ मून गॉड। और सोमनाथ टेम्पल को 6 बार डिस्ट्रॉय करा जा चुका है, 7 बार इसको हम रिपेयर करवा चुके हैं, ठीक है। सोमनाथ टेम्पल का मतलब श्राइन एटर्नल भी होता है। पहली बार अगर हम देखें तो बनाया कब गया था ये, तो इसकी ऐसा कोई डेट नहीं पता है, बहुत पुराना टेम्पल है। एंड इट इज़ बिलीव्ड टू बी एग्जिस्टेड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियन एरा, ठीक है। फिर इसको जो मैत्रिका किंग्स हैं वल्लभी गुजरात के, उन्होंने इसको फिर क्या कराया, रिपेयर करवाया।
फिर तीसरी बार प्रतिहारा किंग्स ने इसको रिपेयर करवाया, चौथी बार किंग भोज और किंग सोलांकी ने इसको रिपेयर करवाया, और सातवीं बार लेटेस्ट जो इसकी रिपेयरमेंट हुई है वो 1 दिसंबर 1995 को हुई है बाय द देन प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा। उन्होंने इसको रिपेयर करवाया। ठीक है, मोहम्मद गजनी का जो लास्ट अटैक था, 17th अटैक, वो था 1027 AD में, और 1030 में ही डाइड। ठीक है, तो ये अटैक्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब उसके बाद कुछ चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है, जैसे अल बुरूनी। ठीक है, इसने जो है 2 किताबें लिखी थी बेसिकली, तारीख़ हिंद भी इसको कहीं बोलते हैं, अरबिक में लिखी थी ये, और किताब हुल, इसको कुछ किताब उल हिंद भी बोलते हैं, किताब उल हिंद। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम टू रीड पुरानाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू रीड पुरानाज। उज़्बेकिस्तान से था ये। इसको जो है अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत लैंग्वेज आती थी, बट ग्रीक लैंग्वेज नहीं आती थी। और जो पतंजलि का ग्रामर है, संस्कृत ग्रामर, उसको इसने ट्रांसलेट किया था अरेबिक में। ठीक है, फिर फिरदौसी, ये एक पर्शियन पॉइंट है, इनको होमर ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इन्होंने शाहनामा जो है किताब वो लिखी थी। बेसिकली शाहनामा जो है इट वाज बेस्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ पर्शियन लैंग्वेज। ठीक है, फिर है उत्बी एक हिस्टोरियन थे, इन्होंने 2 किताबें लिखी थी। ये एक ही किताब है गाइस, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर 2 किताबें हैं। उत्बी ने 2 किताबें लिखी थी, रोट किताबुल यामिनी और तारीख यामिनी। ठीक है, फिर रहला, बेसिकली इट इज़ नोन एज द बुक ऑफ ट्रेवल्स, जो ट्रेवल लॉग बेसिकली होता है, जो अरबिक में लिखा होता है। ठीक है, ट्रेवल लॉग दैट इज रिटन इन अरबिक, उसको रहला बोलते हैं। अब जब मोहम्मद गजनी रूल कर रहे थे, तो उस टाइम पे मोहम्मद गौरी जो थे, ही वॉज द वेसल्स ऑफ गजनी, यानी कि जागीरदार थे ये गजनी के। तो मोहम्मद गजनी की डेथ के बाद इसने जो है गजनी को अपने कंट्रोल में ले लिया था, किसने? मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, अपनी पोजीशन इसने स्ट्रांग बनाई, और फिर ये इंडिया पे आ गया। इंडिया को इसको क्या करना था? कॉन्कर करना था। मोहम्मद गजनी का एम था प्लंडरिंग, लूटपाट करना। मोहम्मद गौरी का एम था टू कॉन्कर इंडिया। तो 1175 AD में इसने मुल्तान को कॉन्कर कर लिया, एंड AD हम पहले लिख सकते हैं ईयर के। ठीक है, 1182 AD में इसने सिंध को कॉन्कर किया, और 1186 में ये पंजाब पहुंच गए, जहाँ पे खुरसन मलिक जो है उसके रूलर थे। ठीक है, फिर ईस्टवर्ड गया ये सतलुज तक, फिर बाद में दिल्ली में जाना चाहता था, जहाँ पे चौहान्स किंगडम जो था वो आपका इस्टेब्लिश हो रखा था। अब बैटल्स के बारे में देखते हैं कि इसने कौन सी बैटल लड़ी। तो पहली बैटल थी फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन 1191 AD में। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ी रहती है। पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, ये हार जाते हैं। बेसिकली इनको पता लग गया था पृथ्वीराज चौहान को कि ये जो है अटैक करने वाला है, तो इसने एक प्लान बनाया और ये जीत गए। ठीक है, और इन्होंने इसको छोड़ दिया। फिर जो सबसे बड़ी गलती हम कहते हैं हिस्ट्री में कि भाई पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया था। इन्होंने फिर थोड़ा सा इनको शर्मिंदगी महसूस हुई, रिवेंज लेने की इन्होंने सोचा। इन्होंने पूछा भी था पृथ्वीराज चौहान से कि भाई आप मुस्लिम बन जाओ, और ये कैसे मुस्लिम बन जाए, भाई राजपूत रूलर है। ही डिनाइड कि भाई नहीं। ठीक है, फिर सेकेंड बैटल ऑफ तरेन होती है 1192 AD में। मोहम्मद गौरी इसमें जीत जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाते हैं, एंड दिस वॉज अ मेजर डिजास्टर फॉर राजपूत्स। तो बेसिकली इंडियन हिस्ट्री में ऐसा हो रहा था कि भाई राजपूत रूलर हार गए, तो इट वाज कि उनका पॉलिटिकल प्रेस्टीज जो है वो सफ़र कर गया था। एंड फर्स्ट मुस्लिम किंगडम जो है फिर अजमेर में इस्टेब्लिश हो गया था इस हार के बाद। फिर जो मोहम्मद गौरी हैं वो वापस से गजनी चले गए, और उन्होंने जो है अपने जनरल को वहाँ पे छोड़ दिया अजमेर में, कुतुबुद्दीन ऐबक को, कि भाई अब जो इसकी पोजीशन है उसने इसको कंसोलिडेट करा इंडिया में। ठीक है, फिर बैटल ऑफ चंदावर होती है 1194 AD में, मोहम्मद ऑफ गौरी के बीच में और गढ़वाल रूलर जयचंद्र के बीच में। ठीक है, ये हार जाते हैं, ये जीत जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बैटल्स थी बेसिकली। अब और कुछ टर्म्स हैं, ज़रा वो देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में भी। सबसे पहले देखते हैं बख्तियार खिलजी। ये गौरी का कमांडर था। इसने विक्रमशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया था, जला दिया था। पृथ्वीराज रासो इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। पृथ्वीराज रासो एक बुक है जो कि पृथ्वीराज पे लिखी गई है, उनके कोर्ट पोएट ने लिखी थी, चंद बरदोई ने। और इसमें पृथ्वीराज रासो की लव स्टोरी बेसिकली, पृथ्वीराज चौहान की लव स्टोरी बेसिकली मेंशन्ड है इस बुक में। ठीक है, फिर नाई शधा चरित्रा, इट इज़ अ बुक रिटन बाय श्री हर्षा, और ये जो है कोर्ट पोएट थे जयचंद के। ठीक है, सुल्तान अलाउद्दीन वर्ल्ड बर्नर इनको कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्यों कहा गया है? बिकॉज जो है ही एवेंज्ड डेथ ऑफ हिज 2 ब्रदर्स एंड ही सैक्ड गजनी, और इसने गजनी को जो है जला दिया था। 7 दिन और 7 नाइट्स के लिए जो सिटी है वो जलती गई थी, तो इसलिए इनको वर्ल्ड बर्नर बोला जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत वाला टॉपिक भी इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद अब दिल्ली पर बेसिकली राज चल रहा होता है स्लेव डायनेस्टी का।
ठीक है। दिल्ली सल्तनत के अंडर स्लेव डायनेस्टी आपकी होती है। इसको हम मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। मामलुक बेसिकली एक कुरानिक टर्म है फॉर स्लेव। तो 1026 से 1290 AD तक ये रूल करते हैं। इस डायनेस्टी के अंदर भी कुछ सब डिविजन्स थे, जैसे कि 3 सब डिविजन्स जो हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। कुतुबी डायनेस्टी थी विच वॉज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर फर्स्ट इलबारी डायनेस्टी थी विच वॉज फाउंडेड बाय इल्तुमिश। और सेकंड इलबारी डायनेस्टी थी विच वॉज फाउंडेड बाय बलबन। तो बेसिकली स्लेव डायनेस्टी के अंदर हमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में के बारे में पढ़ना है, इल्तुमिश के बारे में पढ़ना है, रज़िया सुल्तान के बारे में पढ़ना है और बलबन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इनके बारे में अगर देखें तो जो ये है ये स्लेव थे आपके किसके, मोहम्मद गौरी के। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि इन्होंने जो है इसको छोड़ दिया था यहाँ पे वापस से। ठीक है, ये चीज़ बताई थी। तो ये वॉज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी एंड मोहम्मद गौरी मेड हिम गवर्नर ऑफ हिज पोजेशंस इन इंडिया। तो ये जो है बेसिकली मिलिट्री हेडक्वार्टर इनका इंद्रप्रस्थ दिल्ली में था। इनके पास स्टैंडिंग आर्मी भी थी और मोहम्मद गौरी के डेथ के बाद इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। बोला कि मैं किसी का स्लेव नहीं हूँ और खुद को एक टाइटल दे देता सुल्तान। ठीक है, इनकी कैपिटल लाहौर में थी और इनको जो है लख बख्श भी कहते हैं, इनकी गिवर ऑफ लाख्स, यानी कि जो है इतनी ज़्यादा ये डोनेट कर देते थे मनी वगैरह। ठीक है, 2 मॉस्क इन्होंने बनवाए थे, एक तो दिल्ली में था खुआवरत उल इस्लाम और एक अजमेर में था अदहाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, आधे दिन का झोपड़ा जो भी इसको बोलते हैं, जस्ट चेक आउट द प्रोनाउंसिएशंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट करवाई थी। एंड क्यों करवाई थी? टू ऑनर फेमस सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ही ऑल्सो पैट्रनाइज राइटर्स जैसे कि हसन उल निज़ामी फ़खरुद्दीन, राइट। एंड इनकी डेथ जो है 1210 AD में हो गई थी। ये हॉर्स पोलो खेल रहे थे, उसको चौगुन भी कहते थे। ही फेल एंड देन ही डाइड, राइट। इल्तुमिश के बारे में देखते हैं, नेक्स्ट रूलर। तो ही बिलोंग टू इलबारी ट्राइब। मैंने बताया था ना स्लेव डायनेस्टी में आपकी जो है जस्ट सी स्लेव डायनेस्टी में जो है आपकी ये सब डिविजन्स थे। तो इलबारी जो डायनेस्टी है उसमें इल्तुमिश जो है ही वॉज द फर्स्ट रूलर एंड ही वॉज अ सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। इनकी कैपिटल जो है इन्होंने लाहौर से दिल्ली शिफ्ट करी थी एंड ही वॉज द ग्रेटेस्ट स्लेव किंग। ही वॉज द रियल कॉन्सोलिडेटर ऑफ तुर्किश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया। जो तुर्किश कॉन्क्वेस्ट था उसको अच्छी तरीके से कॉन्सोलिडेट इल्तुमिश ने कर रखा था इंडिया में। 1215 AD में इन्होंने याल्दोज को जो है डिफीट कर दिया था एंड याल्दोज ही एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गजनी। तो इसको याल्दोज को इसने डिफीट कर दिया था। ठीक है, फिर चेंगीज़ खान, सबने सुना होगा इनके बारे में। इनका जो दूसरा नाम है तैमुजिन भी था। इन्होंने जो है बेसिकली इनकी लड़ाई चल रही थी इनके साथ ख्वारिज़म शाह जलालुद्दीन मंगोबनी। ठीक है, इन्होंने इल्तुमिश से शेल्टर मांगा, पनाह मांगी, बट इसने मना कर दिया कि भाई अगर इल्तुमिश ने इसको शेल्टर दे दिया तो चेंगीज़ खान इसका किंगडम ख़त्म कर देता। तो इस तरह से इसने अपने एम्पायर को सेव कर लिया, किसने? इल्तुमिश ने। ठीक है, और इल्तुमिश को जो है मंसूर मिल गया था। मंसूर बेसिकली एक पहचान पत्र था, द लेटर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, उस टाइम पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता था। और 1229 AD में अब्बासिद कैलिफ ने इसको ये मंसूर दे दिया था इल्तुमिश को। तो उससे जो है इल्तुमिश एक सॉवरेन रूलर बन गया था इंडिया का। तो इसने जो है कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट करवा दी थी और इसने एक दल बनाया था, एक कॉर्प बनाया था 14 लॉयल स्लेव अमिन्स का, और उसको इसने नाम रखा था 40 लोग थे उसमें, और उसका नाम इसने रखा था तुर्कान-ई चहलगानी। ठीक है, और ये चीज़ थी कि भाई जो इसके मेंबर्स है इस दल के वो कभी रूलर नहीं बन सकते। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसने जो है सिल्वर टंका को भी इंट्रोड्यूस कराया था इल्तुमिश ने, जिसका वेट 175 ग्राम्स था, और कॉपर जित्तल को भी इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। सिल्वर टंका आज भी मॉडर्न इंडियन रुपी का बेस है कि ठीक है। इल्तुमिश को स्लेव ऑफ अ स्लेव भी बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्ता सिस्टम इल्तुमिश ने ही स्टार्ट करवाया था दिल्ली में ये। जिसको इक्ता सिस्टम की बेनिफिट्स मिलते थे उसको इक्तादार बोलते थे। इक्ता सिस्टम में क्या था कि इसने जो है सैलरी की जगह लैंड एक्सचेंज करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, मतलब लैंड देने लग गए थे इंस्टेड ऑफ सैलरी। ठीक है, और इक्तादार जो है इनका क्या काम था कि भाई आप कलेक्ट करो रिवेन्यू जो आपको लैंड दी गई है उस एरिया पे से, और उसमें से अपनी सैलरी काट के अपने पास रख लो, और बाकी जो सरप्लस अमाउंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी कि इल्तुमिश को दे दो। ठीक है, इस तरह से ये इक्ता सिस्टम काम करता था। इसने जो है मिनहाज उस सिराज एक ऑथर था ये,
और बुक कौन सी है इसकी? तबाकुत आई नैसरी, ठीक है, ये बुक इसने लिखी थी। इसको पैटर्नाइज करा था इल्तुमिश ने। इल्तुमिश ने एक जस्टिस बेल का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कराया था और इल्तुमिश को फादर ऑफ टॉम्ब बिल्डिंग्स भी बोलते हैं। फिर इल्तुमिश जो है उसने अपनी बेटी रज़िया सुल्तान जो है उसको नेक्स्ट सुल्तान बोल दिया था और लोगों में काफ़ी दिक्कत इससे हुई थी। लोग अपोज थे कि एक लड़की के नीचे हम लोग कैसे काम करेंगे, राइट। तो हेरिडेटरी सक्सेशन सिस्टम भी इसने ही इनिशिएट कराया था कि मेरे बाद मेरी बेटी काम करेगी। कुछ टाइम के लिए इसका जो बेटा है आलम शाह उसको भी बेसिकली कुछ टाइम के लिए रूलर बनाया गया, बट नेक्स्ट सुल्तान मेन जो है वो रज़िया ही मानी जाएगी। तो रज़िया सुल्तान जो है शी वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया। इसने जो है जो लड़कियों के कपड़े थे, मेकअप वगैरह इसको पसंद नहीं था, तो इसलिए कोर्ट में जो है ये मुंह ढक के आती थी, ठीक है। एंड मास्टर ऑफ रॉयल हॉर्सेस याकुत नॉन टर्क्स इसने कुछ अपॉइंट करवाए थे कि भाई नॉन टर्क रूलर्स को ये अपने सल्तनत में लेके आई थी। एंड इनको इसने जो है मास्टर ऑफ रॉयल हॉर्सेस बोला था। और इसने जो है एक पार्टी बनाई थी और उसमें वो मेंबर्स ऐड करे थे बेसिकली जो कि इसके लिए लॉयल है, ठीक है। और उसमें एक मेंबर इसने जो है याकुत को भी ऐड कर रखा था इस पार्टी के अंदर। तो इस वजह से जो है काफ़ी अपोजिशन, काफ़ी विद्रोह हो गया। लोग सोच रहे थे कि भाई एक तो औरत के नीचे हम काम कर रहे हैं, साथ में नॉन टर्क्स को भी ये इतनी पावर दे रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा रेबल वगैरह हुए, ठीक है। तो सिरनथंबोर की अगर बात करें तो यहाँ पे तो इसने इस विद्रोह को संभाल लिया था टू कंट्रोल द राजपूत्स। तो यहाँ पे से सिचुएशन जो है इसने काम डाउन कर दी थी। फिर एक सीरियस रेबिलियन इसके खिलाफ हुआ था भटिंडा में, और उसके गवर्नर जो थे भटिंडा के अल्तुनिया थे, ठीक है। ये बोल रहे थे कि भाई मैं तो नहीं मानता इसकी सुजेरनिटी रज़िया सुल्तान की। तो रज़िया जो है एक याकुत के साथ चली गई थी, भटिंडा जा रही थी, तो याकुत को तो बीच में ही मर्डर कर दिया गया और इसको किडनैप कर लिया गया रज़िया को। और जो अल्तुनिया है उसने इसके साथ रज़िया के साथ शादी कर ली। तो रज़िया जो है यहीं रह गई भटिंडा में, ठीक है। कुछ टाइम बाद इसने बोला इसको अल्तुनिया को कि भाई मेरे को वापस वहीं जाना है एंड दिल्ली। तो उसने बोला चलो ठीक है चलते हैं। तो बेसिकली कॉन्स्पिरेसी थी उसमें, बेसिकली ये उसमें था अल्तुनिया ऑब्वियसली। उसने जो है फिर रज़िया को मरवा दिया। शी वॉज एसेसिनेटेड एट कैथल, हरियाणा में जो एरिया है, बाय जट्स। एंड फाइनली जो बैटल ऑफ सक्सेशन है वो स्टार्ट हो गया कि अब दिल्ली में जो है नया रूलर कौन बनेगा। अब रज़िया तो है ही नहीं। तो जो नेक्स्ट रूलर बनता है वो बनता है बलबन, गयासुद्दीन बलबन। वो लोग खान भी इसको कहते हैं। 1265 AD में बेसिकली ये रूलर बनता है, ठीक है, आफ्टर किलिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ इल्तुमिश फैमिली। और हिमसेल्फ ये उस चालीसा का मेंबर था जो कि बेसिकली जो इल्तुमिश ने ये चालीसा बनवाई थी। इसका मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये जो लोग हैं दल के लोग, ये रूलर नहीं बन सकते। तो जो इसकी जो प्रेस्टीज थी क्राउन की वो इसने रिस्टोर करी और खुद को जो इसका मेंबर था, जो पावर थी उसकी वो ब्रेक करी चहलगानी की, ठीक है। एंड फाइनली खुद को जो है रूलर बना लिया दिल्ली सल्तनत का। स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी इसकी थी। दीवाने अर्ज बेसिकली इसने इस्टेब्लिश करा था जो कि इसका एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था। और फाइनेंस डिपार्टमेंट भी इसने इस्टेब्लिश कर रखा था, दीवाने वजारत, ठीक है। इसने स्पाइस को भी अपने किंगडम में अपॉइंट करके रख रखा था और मिलिट्री अफेयर्स को फाइनेंस डिपार्टमेंट से इसने सेपरेट कर दिया था। तो ये बनाया था इसने मिलिट्री और फाइनेंस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स। इसने खुद को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ कहा था और शेडो ऑफ गॉड जिल आय इलाही का टाइटल इसने लिया था। और नियामत खुदाई जो है इम्प्रेस्ड अपॉन पीपल दैट किंग वॉज अ डिप्यूटी ऑफ गॉड, ये इसने बेसिकली बोला था अपने बारे में। नवरोज़ का फेस्टिवल भी इसने स्टार्ट करवाया था सेलिब्रेट करना, और ब्लड और आयरन की पॉलिसी भी इसने अडॉप्ट करी थी। और ये जो है जो इसके कोर्ट में जो नोबल्स थे उनके साथ ये हंसता नहीं था, मजाक नहीं करता था, कहता था क्योंकि ये मेरे बराबर नहीं है, मैं इनसे हायर सुपीरियर पोजीशन पे हूँ। और इसने पर्शियन एटिकेट अपने कोर्ट में जो है वो करवाए थे, जैसे कि सिजदा, बेसिकली जो झुकते हैं हम अपने महाराज के आगे टाइप ऑफ जो एक्ट होती है ना, वो इसने बोला था कि ये लोग मेरे आगे ये करेंगे। एंड पेइबोज यानी कि किसिंग द मोनार्क्स फीट, ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो पर्शिया से उठाई गई हैं, ये इसने अपने किंगडम में इंट्रोड्यूस करवाई थी। ऑल्सो ही वॉज अ पैटर्न ऑफ पर्शियन लिटरेचर, पर्शियन लिटरेचर को इसने पैटर्नाइज करा था, खर्चा वगैरह दिया था पर्शियन ऑथर्स को। एंड जैसे कि अमीर खुसरो जो है इसको इसने पैटर्नाइज करा था, राइट। ग्रैंडसन ऑफ बलबन जो थे वो कैकाबाद थे, ही वॉज अ वीक रूलर। तो ये सब कुछ यहाँ से हम फिर खिलजी डायनेस्टी बिगिन हो जाती है। कैसे बिगिन होती है, कैसे लास्ट रूलर ये है, वीक रूलर हुआ था तो क्या हुआ था, कैसे ये डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुई, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।